गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है 12 अगस्त 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। आज का जो सबसे बड़ा और प्राइमरी टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, जहां से यूपीएससी हर दूसरे तीसरे साल जीएस पेपर 3 वाले सेक्शन से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आज हम लोग बात करेंगे डिटेल में। उसके अलावा आईपीसी यानी कि इंडियन जो पिनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। ये बिल लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था बाय आवर होम मिनिस्टर। हालांकि इसको पास नहीं किया गया, फिलहाल राज्यसभा में जाएगा, वो सारी प्रोसीजर होगा, बट स्टिल अगर ये बिल पास हो जाता है तो ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया हुआ आईपीसी और सीआरपीसी के अंदर काफी चेंजेस हो सकते हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके अलावा G20 और चाइना के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा चाइना ने ऑब्जेक्शन दिया किया है G20 के बारे में, वो क्या है ऑब्जेक्शन, थोड़ा उसको जानेंगे। उसके अलावा वसुधैव कुटुंबकम और जो G20 का लोगो है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा फैक्चुअल सा है, सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मेंस में यहाँ से हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। उसके अलावा न्यू इकोनॉमी पॉलिसी की जरूरत हमें है, ऐसा एडिटोरियल आया है। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी का ये एडिटोरियल है। थोड़ा सा पॉलिटिकल है, इसलिए मैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट में ज्यादा नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा इकोनॉमी एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एक दो एडिशनल आर्टिकल है, जैसा कि आपको पता है सैटरडे का दिन है तो आज टेक्स्ट सेक्शन नहीं आता है। और टॉपिक भी हमारे पास कुछ खास मुझे आज लगे नहीं, बट स्टिल जो मुझे मिला है उसमें से हम कुछ ना कुछ डिस्कशन डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि काफी डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की और आंसर राइटिंग सेशन के बारे में। कल से आंसर राइटिंग सेशन शुरू हो चुका है। अभी आपके पास समय है, अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि यूपीएससी में आप ये समझ लीजिए कि 90% जो वेटेज है वो आंसर राइटिंग का ही होता है ना। आपके दिमाग में कंटेंट हो लेकिन आप उसको लिख नहीं पाओगे तो देर इज नो पॉइंट। तो आंसर राइटिंग जरूरी है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो इंप्रूवमेंट हो जाती है। शुरुआत में किसी को भी आंसर राइटिंग नहीं आती है, समय लगता है। उसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा वो भी लॉन्च हो चुका है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम आपको टेस्ट सीरीज भी साथ के साथ दे रहे हैं और आपको ज्वाइन करनी है 30+ टेस्ट आपको देंगे। और 1-to-1 मेंटरिंग आपकी होती है मेंटर्स के साथ, जिसमें आप अपनी कस्टमाइज तरीके से प्रेपरेशन कर सकते हो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के प्रोस्पेक्टिव से। उसके अलावा सैटरडे को यानी कि आज हम लोग डिस्कशन करेंगे रात को, शाम को, मतलब 7 बजे क्लासेस शुरू होती हैं। 2 से ढाई घंटे 3 घंटे की क्लास रहती है। इसमें पूरे वीक का करंट अफेयर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं टॉपिक में। लेकिन एक बात देख लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। फ्रंट पेज में कोई न्यूज है क्या? बिल्कुल है जी। सेंटर सीक्स टू ओवरहोल ब्रिटिश एरा क्रिमिनल लॉ। सीक्स का मतलब होता है कि सेंटर ढूंढ रहा है या सेंटर चाह रहा है। क्या चाहता है सेंटर? ओवरहोल, मतलब उसको पूरी तरह से चेंज करना। ब्रिटिश एरा क्रिमिनल लॉज, ब्रिटिश के जमाने में जो क्रिमिनल लॉज बनाए गए थे, सरकार चाहती है कि उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया जाए विद द न्यू रियलिटीज, क्योंकि भाई अभी समय बदल गया ना। अब देखिए जो इंडियन पिनल कोड है 1860 में आया था। सरकार ने कहा है कि इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे किसके साथ? भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 में आया था। इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय भारतीय साक्ष्य एक्ट। तो ये हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करने वाले हैं। जैसा कि आप इसके नाम देख सकते हो, काफी हिंदी में नाम दिए गए हैं। और तमिलनाडु के सीएम ने ऑलरेडी ऑब्जेक्शन कर दिया है कि भाई ये जो नाम हिंदी में रखे जाते हैं, उन्होंने इसका एक नाम दिया है लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है जब आप किसी को कंट्रोल करते हो, राइट, उसके उसको कनकर करते हो, ऑक्यूपाई करते हो इलीगल तरीके से। लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म का मतलब यही है यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर, कि हिंदी को इम्पोज किया जा रहा है ऑन नॉन हिंदी स्टेट्स। तो तमिलनाडु के अंदर यू नो वेरी वेल, वेरी सेंसिटिव स्टेट व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज। तो उन्होंने इस बारे में ऑब्जेक्शन किया है। खैर वो ज्यादा अभी हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। आज की जो चीज है वो यही वाली है जो हम लोग डिस्कशन करने हैं। बेसिकली बात यह है कि जो ये कानून के अंदर चेंज कर रही है सरकार, क्यों कर रही है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ब्रिटिशर्स ने जो एक्ट इंडिया में बनाए थे, आईपीसी या जो भी बनाया था, उसका बेसिक पर्पस क्या था? पनिश करना, इंडियंस को पनिश करना। जस्टिस करना उनका मोटिव नहीं था। तो ये कह रहे हैं अमित शाह जी कि हम लोग उसको जस्टिस में कन्वर्ट करेंगे। और क्योंकि ये सिस्टम बहुत पुराने हैं, 160-170 ईयर्स पुराने हैं, जिसकी वजह से सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है। एक ही क्राइम को लेके डिफरेंट तरह के हमारे पास प्रोविजंस हैं, डिफरेंट तरह के सैंक्शंस हैं, क्लैरिटी नहीं है।
कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होने की वजह से हमारे कोर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा लाखों की संख्या में केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जस्टिस डिलीवरी में डिले हो जाता है, बात बिल्कुल सही है। डेप्रीवेशन ऑफ द पुअर, गरीब आदमी जस्टिस का फायदा नहीं उठा सकता क्योंकि प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स है, सालों साल तक चलता रहता है, और एक गरीब आदमी लॉयर्स की फीस नहीं दे पाता इतने सालों सालों तक, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो उसके हिसाब से कानून बना भी नहीं हुआ है, खासकर सोशल इकोनॉमी बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, राइट। लो कन्विक्शन रेट है, कुछ बहुत कम लोगों को सजा मिल पाती है, तो बहुत सारे लोग जो पावरफुल होते हैं वो तो वैसे ही छूट जाते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है बहुत सारा, जिसकी वजह से हमारी जेल्स ओवर क्राउड हो गई हैं भैया, ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, लाखों की संख्या में हमारे यहाँ पे लोग जेल में बंद हैं, लेकिन उनके ऊपर केस चला ही नहीं है, अंडर ट्रायल्स हैं। ये सारी समस्याओं की जड़ क्या है? इनकी समस्याओं की जड़ है ये बहुत पुराने अंग्रेजों के जमाने के लॉज। सरकार ने कहा है कि हम इनको चेंज करेंगे नई रियलिटी के हिसाब से, मॉडर्न समय के हिसाब से, तो पनिश हम लोग नहीं करेंगे, जस्टिस करेंगे। पनिश सिर्फ उसी केस में किया जाएगा जब जुडिशरी को एग्जाम्पल सेट करना होता है, अदरवाइज किसी को हम लोग पनिश नहीं करेंगे। खैर ये तो अलग बात है। कुछ इंपॉर्टेंट से प्रोविजन जो अभी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं उसके अंदर क्या क्या है देखिए जरा। एक मॉब लिंचिंग को लेके इन्होंने प्रोविजन डाल दिया है, और उसके लिए कम से कम 7 साल की सजा यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि मॉब लिंचिंग के केस इंडिया में लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। स्नैचिंग वाले केस भी बढ़ते रहते हैं, खासकर अर्बन एरियाज में, उसको लेके भी कुछ प्रोविजंस डाले गए हैं स्पेशली। और अगर आप किसी बच्चे को, चिल्ड्रन को जो 18 साल से कम है, उसको किसी क्राइम करने के लिए उकसाते हो या उसको क्राइम में इन्वॉल्व करते हो, 7 से 10 साल की सजा भैया आपको हो सकती है, राइट। और वर्ड जो सेडिशन है उसको हटा दिया गया है। जो सेडिशन एक्ट है, जो सेडिशन हमारा सेक्शन था 124, उसको हटा दिया गया है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है सेक्शन 150 से। लेकिन प्रोविजन लगभग वही है। इवन अभी जो नया प्रोविजन है सेक्शन 150 में, उसमें जो पनिशमेंट है वो पहले से भी ज्यादा है। पनिशमेंट कम नहीं हुआ है, लेकिन ये पनिशमेंट हम लोग जस्टिस के तौर पे देंगे रादर देन पनिश। तो कुछ इस तरह के प्रोविजन किए गए हैं, जैसे एक प्रोविजन दिया गया है दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द वीमेन, उस केस में जो है और ज्यादा उन्होंने सजा यहाँ पे कर दी है। उसके अलावा जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन द प्रोमिस ऑफ मैरिज, उस केस में भी जो है काफी सजाएं कर दी गई हैं। उसके अलावा हालांकि जो मैरिटल रेप वाला है उसके अंदर गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं कहा है। इफ अ वाइफ इज मोर देन 18 years of age and if there is a sexual intercourse even without her consent, this is still not considered as a rape, राइट। तो वो प्रोविजन नहीं चेंज किया है। मतलब ये भी प्रपोजल आया है। अब ये बिल राज्य लोकसभा में दोबारा से आएगा, फिर राज्यसभा में आएगा, वो पास होगा, स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा, बहुत लंबा प्रोसीजर है। लेकिन अगर ये हो जाता है तो हमारे आईपीसी के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, चलो। सेंटर डिफेंस यूज ऑफ द वसुधैव कुटुंबकम इन G20 लोगो, चाइना ने ऑब्जेक्शन किया था। चाइना ने ये कहा था कि भैया जो वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ है G20 के लोगों में, ये एक संस्कृत वर्ड है, और G20 की ऑफिशियल लैंग्वेज वो संस्कृत नहीं है, वो इंग्लिश है। तो इसका मतलब ये G20 के प्रोटोकॉल का वायलेशन है, और ऐसा सिर्फ चाइना ही कह रहा है, बाकी किसी भी कंट्री ने इस तरह का ऑब्जेक्शन अब तक नहीं किया है। नीचे लिखा है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर विच इज द समरी ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। मतलब वसुधैव पूरी दुनिया, कुटुंब मतलब परिवार है, पूरी दुनिया एक है। ग्लोबल विलेज की हम लोग बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, इसके अंदर सब कुछ छिपा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम के अंदर। हालांकि किसी ने ऑब्जेक्शन इसका नहीं किया है, इसीलिए हम लोगों ने इसको इंग्लिश में भी लिखा है साथ के साथ, क्योंकि इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट। वसुधैव कुटुंबकम जो फ्रेज लिया गया है वो महा उपनिषद से लिया गया है। ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछ भी लिया गया था। इसके बारे में सत्यमेव जयते से सवाल आया था कि सत्यमेव जयते वो हमारे कौन से लिटरेचर से लिया गया है या कौन से उपनिषद से लिया गया है, दैट वाज द क्वेश्चन। तो महा उपनिषद से लिया गया है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है वर्ड इज अ फैमिली। G20 लोगों के अगर आप कलर्स देखेंगे तो इसमें आपको साफ नजर आ रहा है वही इंडिया वाले कलर्स हैं, राइट। व्हाइट भी आपको यहाँ पे नजर आएगा, सैफरन आपको नजर आ रहा है, ग्रीन आपको नजर आ रहा है, तो इंडियन फ्लैग से यहाँ पे कलर लिए गए हैं, राइट। उसके अलावा भारत यहाँ पे लिखा गया, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो देवनागरी लिपि में भारत हम लोगों ने लिखा है। और ये आप देखेंगे यहाँ पे जो कमल का फूल है वो ये किस चीज को डिनोट करता है? कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। और दुनिया में जो कियोस हो रहा है, जिस तरह से कहीं पे वॉर हो रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं, ये कियोस है, कीचड़ है।
और उस कीचड़ में एक कमल का फूल अगर खिलता है तो एक उम्मीद के तौर पे एक होप नजर आती है, तो वो डिनोट करता है हमारा कमल का फूल। उसके अलावा इसकी पंखुड़ी देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पंखुड़ी है। किस चीज को डिनोट करता है? ये म्यूजिक के 7 नोट्स को डिनोट करता है। तो 7 जो नोट होते हैं म्यूजिक में, सारे गामा पा धा नी, उनको मिला के एक सार बनता है, एक सुर बनता है, म्यूजिक क्रिएट होता है और एक उम्मीद की किरण यहाँ पे नजर आती है। तो वो चीज इन्होंने यहाँ पे कही है। बाकी G20 के अंदर कौन कौन सी कंट्री हैं आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। G20 की जो स्थापना है दैट वाज फॉर्म्ड इन 1999, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जब ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, स्पेशली सिंगापुर, कोरिया, इन कंट्रीज के अंदर, थाईलैंड वगैरह, काफी ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे। तो दुनिया डिस्टर्ब हो गई थी उसकी वजह से। तो इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह को हैंडल करने के लिए फ्यूचर में G20 ग्रुप को बेसिकली बनाया गया था। इसके अंदर 19 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन आता है। G20 बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री सभी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। 82% जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है पूरी दुनिया का यहाँ से आता है। उसके अलावा 80% ग्लोबल इन्वेस्टमेंट यहाँ से आता है और 75% ग्लोबल जो ट्रेड है वो यहाँ से आता है। स्पेन जो है वो इसका मेंबर ऐसा नहीं है, लेकिन परमानेंट नॉन मेंबर इनवाइटी है जो हर साल वहां पे आता है स्पेन। G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो हर साल रोटेट होती है, इस बार इंडिया के पास है और इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऐसा यहाँ पे है नहीं। G20 की जब भी बात होगी तो एक वर्ड आपको देखने को मिला, ट्रोइका, जहां से यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। ट्रोइका क्या होता है? ट्रोइका एक बेसिकली 3 कंट्री का ग्रुप होता है। इसके अंदर जो करंट प्रेसिडेंट होता है वो, नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट होगा वो, और जो पिछला प्रेसिडेंट था वो। जैसे पिछली बार इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी थी तो वो भी इसका पार्ट है, इंडिया भी इसका पार्ट है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि नेक्स्ट G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास होगी। तो तीनों को मिला के बनता है ट्रोइका। ये वर्ड आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा, देखिए दिखा है, G20 एक बड़ा ग्रुप है। G8 जिसके अंदर पहले रशिया भी था, बाद में रशिया को हटा दिया गया यहाँ से, अभी जो है वो G7 है। G7 के अंदर वर्ल्ड की मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, अभी इटली की खैर उतनी औकात नहीं है, बट स्टिल भैया भाईचारा है तो आज भी वो निभा रहे हैं। खैर, तो दैट वाज द होल। एक छोटा सा आर्टिकल है लूना 25। ये लूना 25 क्या है? बेसिकली एक रशिया का मून मिशन है लूना 25, और ये रशिया ने लॉन्च किया है। और ये कब पहुंचेगा चांद के ऊपर? ये पहुंचेगा अगस्त 23 को। उसी दिन इंडिया का चंद्रयान भी पहुंचने वाला है। तो 2 मिशन एक ही दिन लैंड करेंगे मून के ऊपर। ये भी अपने आप में बड़ी जबरदस्त हिस्टोरिकल थिंग है भाई, है ना? तो हम लोग वैसे ही एलियन बन चुके हैं, अब दूसरे प्लेनेट के ऊपर या सैटेलाइट्स के ऊपर हम लोग चीजें छोड़ रहे हैं। तो कुछ लोगों का ये थोड़ा डर सता रहा था कि भाई ये जो लूना 25 है कहीं हमारे चंद्रयान 3 के साथ कोलाइड ना कर जाए। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों की साइड अलग अलग है। जो हमारा चंद्रयान है वो बेसिकली मून के जो साउथ पोल है, मून का जो साउथ पोल है वहां पे जाके लैंड लैंड किया करेगा, और ये वाला कहीं और पे करेगा। और अगर आप देखें जो लूना 25 है, उसके अंदर कोई ऐसा मूविंग पार्ट नहीं है। मतलब उसके अंदर आप ये कैसे, रोवर नहीं है, वो एक ही जगह पे खड़ा रहेगा। लेकिन इंडिया का जो चंद्रयान है उसके अंदर तो रोवर है। इस समय मून के ऊपर एक ही रोवर है। रोवर मतलब एक व्हीकल टाइप का होता है, ई रिक्शा देखी है ना आपने, ई रिक्शा उसके जैसा होता है। तो चाइना का जो रोवर है Yutu 2, जो कि उन्होंने चांग 4 जो उनका सैटेलाइट था उससे लॉन्च किया था, अभी सिर्फ वही है और किसी भी कंट्री का रोवर वहां पे नहीं है। और अगर भगवान करे कि इंडिया का जो लैंडिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए तो इंडिया का रोवर भी मून के सरफेस के ऊपर ट्रेवल करेगा। कितनी मजेदार बात है। रशिया की जो एजेंसी है रोस्कोमोस, यहाँ से लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये रशिया की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी। यूरोप की स्पेस एजेंसी का क्या नाम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, बड़ी फेमस है, अच्छा सा नाम है, बड़ा कूल सा नाम है। खैर, अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे जो है मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। राइट, ईडी अरेस्ट 5 इन पंजाब इन द मनी लॉन्ड्रिंग केस। ठीक है, ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 5 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया है, चंडीगढ़ से, पंचकुला से, जीरकपुर से और मोहाली वगैरह से अरेस्ट किया है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? लॉन्ड्रिंग तो सबको पता ही होगा क्या होता है। लॉन्ड्रिंग करना मतलब अपने कपड़े धोना। जो आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, उनको आप मशीन में डालते हो, लॉन्ड्रिंग करते हो, और जब मशीन से बाहर वो धुल के आते हैं बड़े साफ सुथरे सफेद हो जाते हैं। राइट, यही है मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब काले धन को सफेद करना। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग
इलीगल प्रॉफिट मतलब काला धन, राइट। इलीगल प्रॉफिट को कन्वर्ट करता है किसमें? लीगल प्रॉफिट में। कन्वर्ट करना होता है, दिखाता है, काले धन को सफेद में कन्वर्ट कर देता है। और इसका कई सारे प्रोसीजर होते हैं। कैसे होता है ये सब, थोड़ा दिखाता हूं आपको हल्का सा। यहाँ पे 3 टर्म आपको देखने को मिलेंगी। एक टर्म होती है प्लेसमेंट, एक होती है लेयरिंग, और एक टर्म होती है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहले तो आप डर्टी मनी यानी कि जो ब्लैक मनी है उसको कलेक्ट करते हो। कलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लो आपकी एक शॉप है, आप उस शॉप के ऊपर सामान बेचते हो लेकिन आप बिलिंग नहीं करते हो, लोगों को बिल नहीं देते हो। ये भी एक मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस हो गया। जैसे आप किसी होटल में जाते हो और वहां पे बुकिंग करवाते हो, तो होटल वाला क्या कहता है कि अगर आप सर बिल लेंगे तो 2,000 रुपये का बनेगा, अगर आप बिल नहीं लेंगे तो 1,200 रुपये में आपको रूम दे देंगे। तो ये 1,200 रुपये उसको कैश की फॉर्म में देते हो। तो ये क्या हो गया? ये ब्लैक मनी जनरेट हो गई। तो पहले तो ब्लैक मनी जनरेट होगी, फिर आप क्या करेंगे, उस ब्लैक मनी को आप प्लेस करोगे। प्लेस करना मतलब उसको ऐसी जगह पे आप लेके जाओगे जहां से वो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट बन जाए, उसे कहते हैं प्लेसमेंट। डर्टी मनी इंटीग्रेट्स इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। एक बार जो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर चली जाती है, अब उसको छुपाना है। छुपाना मतलब सरकार को उसका सोर्स ना पता चले। उस छुपाने को कहते हैं लेयरिंग। एक लेयर में दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, इस तरह से चलता है वो। तो हो कैसे किया जाता है, उसके लिए एक बड़ा सिस्टम होता है। नकली कंपनियां ओपन की जाती हैं बहुत सारी। एक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी दूसरी, दूसरी की तीसरी, तीसरी की चौथी, इस तरह से किया जाता है। एक फेक कंपनी बनाई जाती है, मान लो एक्स कंपनी बना दी, उस एक और दूसरी फेक कंपनी बना दी, मान लो वाई। ये फेक कंपनी है, कुछ नहीं करते हैं लोग, सिर्फ कागज के ऊपर होती हैं। और ये कंपनी आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं और बिल बनाती हैं एक दूसरे का सामान का। मान लो पेपर्स पे दिखाया गया है कि जो एक्स कंपनी है वो आयरन और एक्सपोर्ट करती है, और एक्स जो वाई जो कंपनी है वो स्टील बनाती है। तो दोनों के बीच में भैया धड़ल्ले से ट्रांजेक्शन हो रही है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सिर्फ पेपर पे होता है। तो इस तरह की लेयरिंग की जाती है, झूठ मूठ के बिल बनाए जाते हैं, इनवॉइस बनाए जाते हैं। और जब एक बार इनवॉइस बन जाता है तो वो हमारे लीगल सिस्टम का पार्ट बन जाता है। वहां से जो भी मनी जनरेट की जाती है उस एक्स कंपनी के द्वारा, वाई कंपनी के द्वारा, उस पैसे को फिर बाद में एसेट्स खरीद लिए जाते हैं, जमीनें खरीद ली जाती हैं, कंपनी के शेयर्स खरीद लिए जाते हैं, गाड़ियां खरीद ली जाती हैं, कुछ भी खरीद सकते हो आप, क्योंकि वो अभी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गया है। बहुत बार जो ऐसे टैक्स हेवन्स होते हैं जहां पे टैक्स वगैरह कम होता है, वहां पे पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके होते हैं जहां पे आप सफेद काले पैसे को सफेद में कन्वर्ट करते हो, राइट। ये प्लेसमेंट, लेयरिंग, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसके कारण क्या है, ऐसा कर किया क्यों जाता है? तो सीधी सी बात है भाई, लोग मनी लॉन्ड्रिंग इसीलिए करते हैं ताकि सरकार को पैसा ना देना पड़े। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग जनरेट क्यों हो रही है, कैसे जनरेट हो रही है, ऐसे क्या क्या लूप होल्स है हमारे यहाँ पे जो मनी जनरेट, हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर पा रहे हो? एक तो आप जो टैक्स की इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करते हो दूसरी कंट्रीज के साथ। अब मान लो इंडिया में ब्लैक मनी जनरेट हुआ, यहाँ से लोगों ने स्विट्जरलैंड के अंदर अकाउंट ओपन कर लिया, वो कंपनी वो, अब स्विट्जरलैंड आपके साथ शेयर थोड़ी करेगा अपना डेटा, तो आपका वो पैसा छिप जाता है वहां पे। इंस्टेंट कोऑपरेशन, कई सारी कंट्रीज तो ऐसी हैं जहां पे 5 मिनट के अंदर आप कंपनी ओपन कर सकते हो, सिर्फ 5 मिनट में। ऑनलाइन जाइए, अपना आधार कार्ड मतलब जो भी आपका पासपोर्ट है उसकी डिटेल डालिए और तुरंत 5 मिनट के अंदर एक फीस दीजिए, तो हल्की सी 100-150 रुपए डॉलर फीस होती है, आप एक कंपनी ओपन कर सकते हो। तो भैया जब कंपनी ओपन करना इतना आसान है, तो मनी लॉन्ड्रिंग तो सेकंड्स में हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सेलेंट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, आजकल कम्युनिकेशन इतने ज्यादा एनक्रिप्टेड हो गए हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। कॉर्पोरेट सीक्रेसी लॉज इतने सारे हैं हमारे देश में, और दुनिया भर में इतने सारे सीक्रेट लॉज हैं, सरकार चाहे तो इंफॉर्मेशन ले ही नहीं सकती, राइट। तो गवर्नमेंट दैट आर रिलेटिवली इनवल्नरेबल टू द आउटसाइड प्रेशर, जैसे मान लो मलेशिया है, केमन आइलैंड है, आयरलैंड है, ये सब क्या टैक्स हेवन्स हैं। अगर हमारी सरकार चाहे तो इनके ऊपर दबाव नहीं बना सकती, क्योंकि वहां पे कानून बहुत सख्त हैं। इन सारी चीजों की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं वो बढ़ते हैं, राइट। हाई ऑफिस, हमारे पॉलिटिशियंस वही करप्ट है भैया, वही मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो आम आदमी तो करेगा ही करेगा।
यूनाइटेड नेशन का ये कहना है कि ग्लोबल जो जीडीपी है उसका 3.67% वो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू ही हो रहा है, राइट। और पीपल अक्यूज ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग रन टू द स्मॉल नेशंस। अब नीरव मोदी को देख लीजिए, चौकसी को देख लीजिए, माल्या को देख लीजिए, भाग जाते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, ब्लैक मनी जनरेट करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और ऐसे देशों में भाग जाते हैं। आप वहां से उनको बुला भी नहीं सकते, वहां की सिटीजनशिप खरीद लेते हैं। तो ये इतने सारे केस यहाँ पे हैं, इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे इतनी ज्यादा लेवल पे होती है। इफेक्ट क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा जो बहुत सारा पैसा सफेद किया जाता है वो टेररिज्म फंडिंग को भी जाता है, और यहाँ पे ये सबसे बड़ा खतरा नजर आता है। जैसे हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर एक सिस्टम होता है पी नोट्स। अगर आपने थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में पढ़ा है तो पी नोट्स मतलब प्रोविजनरी नोट्स होते हैं, जिसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं सेबी के पास उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, और प्रोविजनरी नोट्स को आप आगे बेच सकते हो। मान लो मैंने प्रोविजनरी नोट्स खरीदा, मेरे पास वो आ गया, मैंने आगे उसको किसी और को बेचा, राम को बेचा, राम ने श्याम को बेचा, श्याम ने राजू को बेचा, राजू ने रोकी को बेचा। तो इतनी सारी लेयरिंग हो जाती है कि सेबी कभी पता ही नहीं लगा पाएगी कि अल्टीमेटली उस पी नोट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किसकी हो रही है। और ऐसा मतलब ऐसा माना जाता है कि इंडिया के शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारा पैसा इलीगल जो लोग काम करते हैं जैसे दाऊद इब्राहिम एंड ऑल दैट, उनका पैसा भी हो सकता है लगा हो थ्रू दीज नोट्स और थ्रू दीज कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोसीजर। थ्रेट्स टू द बैंकिंग सिस्टम। अरे भाई, आपने इलीगल मनी जनरेट किया तो ऑब्वियसली वो तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए खतरा है ही। फिर आप मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे हो, पैसा यहां से वहां भेज रहे हो, वो भी इलीगल तरीके से, तो पूरे बैंकिंग सिस्टम को ही खतरा हो गया ना हमारे। क्योंकि जो पैसा मार्केट में आया है वो तो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू आया है, लेकिन वो ब्लैक मनी जनरेट हो रही है, सरकार को टैक्स नहीं मिल पा रहा है। तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि सिस्टम के अंदर इतनी डर्टी मनी आ जाती है, नो बडी इज अकाउंटेबल, और आरबीआई वगैरह को पता ही नहीं चलता कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे पैसा जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है काम करती हैं। अल्टीमेटली हमारी जो गवर्नेंस गवर्नेंस होती है उसके अंदर लोगों का ट्रस्ट कम हो जाता है, डेमोक्रेसी को भी अंडरमाइन करता है इस तरह की केसेस जब यहाँ पे आते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही, खासकर टेररिज्म फंडिंग को लेके। कौन कौन सी अथॉरिटी हैं इंडिया में जो मनी लॉन्ड्रिंग को डील करती हैं? तो पहली जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये रिस्पॉन्सिबल है मनी लॉन्ड्रिंग वाले केसेस को डील करने के लिए। हमारे पास एक प्रॉपर कानून होता है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है उनको इंप्लीमेंट किया जाता है बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। प्रोविजन ऑफ द मनी प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में हम लोगों ने इसको बनाया था। ईडी के पास काफी पावर्स होती हैं, ये किसी की प्रॉपर्टी को भी कॉन्फिस्केट कर सकते हैं भैया, बेच सकते हैं उसको, कुड़की कुड़की बोलते हैं हिंदी में, तो आप कुड़की कर सकते हो, राइट। और प्रोसिक्यूट कर सकते हो किसी को मनी लॉन्ड्रिंग वाले केसेस में। और जिस तरह से पंजाब में इस तरह लोगों को पकड़ा गया है, अभी तमिलनाडु के एक बहुत बड़े मिनिस्टर थे, उनको भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जेल में डाल दिया गया है। वो सारी चीजें होती हैं जो ईडी कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव दिस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑल्सो। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में ही काम करती है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो कि इसकी एक अपनी इंटेलिजेंस यूनिट भी होती है। जैसे हमारे पास आईबी होता है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसी तरह से इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो भी होता है इस तरह से, जो कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज को के ऊपर नजर रखता है। और फिर अगर वो उनको लगता है कि फाइनेंशियल एक्टिविटी जो है इलीगल हो रही है तो फिर उसकी प्रोसीडिंग्स वगैरह की जाती है, ईडी वगैरह उसके ऊपर कार्रवाई करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेटिंग एंड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द नेशनल एंड द इंटरनेशनल इंटेलिजेंस। बेसिकली वही छोटी छोटी चीजें, इन्वेस्टिगेशन करना, केसेस को सीबीआई वगैरह को इंफॉर्मेशन देना, सेबी वगैरह को, वो सब चीजें यहाँ पे की जाती हैं अबाउट दिस। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। चलिए, ये हम लोगों ने कर लिया है। अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल पे। और एडिटोरियल क्या कहता है? एडिटोरियल कहता है कि इंडिया को एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत है। ठीक है जी। और ये आर्टिकल लिखा गया है सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा। तो ऑफ कोर्स इसके अंदर कुछ ना कुछ तो पॉलिटिकल होगा ही, हम लोग कोशिश करेंगे पॉलिटिक्स में ना जाएं, बट यस, जो इन्होंने बात बोली है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। पहली बात तो, जो मोदी सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी काफी उसके अगेंस्ट में बोलते हैं, बोलते रहे हैं शुरू से ही, अभी भी बोलते हैं। तो इन्होंने अपने हिसाब से हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको एनालिसिस किया है। और उसको एनालिसिस करने के बाद इन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे निकाले हैं और सॉल्यूशन भी सजेस्ट किए हैं कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं।
सो क्या कहना है इनका, देखिए एनएसओ का जो डेटा है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये कहता है कि भाई हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है इंडिया की, वो धीरे धीरे कम हो रही है। कोविड जब 19 आया था, पेंडेमिक 2021 में, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो पता कितनी थी? -23.8। हम लोग माइनस में चले गए थे। अभी थोड़ा सा इंप्रूव तो हुए हैं ऑफ कोर्स, लेकिन जितना सरकार का टारगेट हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। 2014-15 के बाद से हमारी जीडीपी ग्रोथ लगातार कम हो रही है, और ये सरकारी आंकड़ा है जो कि एनएसओ के द्वारा दिया गया है। लगातार कम हो रही है। ऐसा नहीं कि पेंडेमिक के बाद ही हमारी जीडीपी ग्रोथ कम हुआ, नहीं, उससे पहले भी हो रहा था। सिंस 2015-16 हर साल डिक्लाइन हो रही है। इट इज अराउंड 3.5%। अगर आप एवरेज निकालोगे 2015-16 से, वो 3.5% के आसपास है। और इसे कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, इसमें आप ज्यादा मत जाएं, इसे क्यों कहा जाता है क्यों नहीं कहा जाता, बट यस, दिस इज अराउंड 3.5। क्योंकि 1950, 60s, 70s में हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो इतनी ही थी, 3 से लेकर 3.5। कुछ लोगों ने इसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा था। खैर, दूसरा कंक्लूजन उन्होंने निकाला है, वो इनका कहना है कि भाई गवर्नमेंट कहती है कि हम लोग विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, ग्रोथ करेंगे, लेकिन ग्रोथ तो तब होगा ना जब जीडीपी ग्रोथ होगा, और जीडीपी आपकी डिक्लाइन हो रही है। राइट। सरकार का ये कहना है कि हम लोग अपनी इकोनॉमी को 2025 तक $5 ट्रिलियन की कर देंगे। देखो, कहने में और करने में, पॉलिसी में फर्क होता है। अब कह तो दिया, लेकिन इसको अचीव कैसे करेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। भाई 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने के लिए आपको कम से कम 15% से ग्रोथ करना था, लेकिन आप कर रहे हो 3%, 4%। तो बोलने से कुछ नहीं होता, दिस इज जस्ट अ लिप सर्विस। दूसरी बात जो नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि जब मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे और बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने, नरसिम्हा जो राव जी थे वो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय पे, जब 1991 का हम लोगों ने रिफॉर्म किया था। राइट। उन्होंने जब रिफॉर्म किए थे तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ 15 सालों तक जो है 6% से लेके 8% के बीच में रही। 1996 से लेके 2004 से लेके 2014 के बीच में, इन 15 सालों में अच्छा काम किया उन्होंने, जैसा कि उनका कहना है। ऐसी क्या खास बात थी जो मनमोहन सिंह जी कर रहे थे और अभी की सरकार नहीं कर रही है? जो पुरानी सरकार थी वो रिफॉर्म के ऊपर बेस्ड थी। स्टेट पार्टिसिपेशन को कम करना था, इंसेंटिव को इंक्रीज करना था। कौन सा इंसेंटिव? प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव। 1991 के जो रिफॉर्म हुए, जिसे हम लोग एलपीजी रिफॉर्म भी कहते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें की गई। जो लाइसेंस राज था उसको कम कर दिया गया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को डी रेगुलेट किया गया, प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव्स दिए गए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया गया, एफडीआई को इनवाइट किया गया। ये सारी चीजें की गई, तो इसलिए हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़िया था। लेकिन 2016 के बाद से हमारी इकोनॉमी लगातार डाउन जा रही है, एज पर गवर्नमेंट डेटा। ये कोई इनका अपना ओपिनियन नहीं है, ये एनएसओ का डेटा कहता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं? सरकार ने तो अपने पूरे जोर लगा लिए, कुछ हो नहीं रहा है। वही 4%, 5%, 6% पे इकोनॉमी आसपास घूम रही है। उसमें से भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और भी डाउन चला जा रहा है, एक्सपोर्ट हम लोग कर नहीं रहे हैं, फॉरेक्स रिजर्व लगातार कम हो रहा है। क्या हम लोग कर सकते हैं एज पर सुब्रमण्यम स्वामी जी? इनका कहना है कि पहले तो आप इंसेंटिवाइज करिए। ठीक है, there ought to be a strategy on what should be incentivized and what should be deleted or the discontinued। सरकार को प्रायोरिटी फिक्स करना पड़ेगा। आप किसको प्रमोट करना चाहते हो, किसको प्रमोट नहीं करना चाहते। जैसे हम लोग यहाँ पर रेवड़ी कल्चर की बात होती है, बहुत सारा फ्री चीजें हम लोग गवर्नमेंट पब्लिक को देते हैं। वो जो फ्री चीजें हम लोग दे रहे हैं उससे कुछ जनरेट थोड़ी ना हो रहा है, एसेट थोड़ी ना जनरेट हो रहे हैं, वो खर्चा ही तो हो रहा है। तो सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ पे पैसा बर्बाद कर रहे हो और कहाँ पे पैसा जनरेट हो सकता है। राइट। उसके अलावा इन्होंने कुछ रेडिकल आइडियाज दिए हैं। इनका यह कहना है कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसको अबोलिश कर दिया जाए। हालांकि मोस्टली जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इसको अग्री नहीं करते हैं, पर्सनल इनकम टैक्स को, क्योंकि पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो एक प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। पर्सनल इनकम टैक्स में क्या होता है, जो रिच लोग होते हैं उनको पनिश किया जाता है, और जो पुअर होते हैं उनको वो रिवॉर्ड दिया जाता है।
क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उतने ज्यादा आपके ऊपर टैक्स लगेगा। वो जो टैक्स कलेक्शन करती है सरकार, बाद में उसको गरीबों में बांट देती है अलग अलग तरीके से। तो आप ये तो नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। हालांकि इनका कहना है कि ऐसा कर सकते हो आप लोग। इनका ये कहना है कि पर्सनल इनकम टैक्स अगर आप हटा दोगे तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, उनके पास जो 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 उनके पास डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ेगी, वो ज्यादा परचेजिंग करेंगे और इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, ऐसा इनका कहना है। फिर उन्होंने कहा है कि भैया जो जीएसटी है उसको स्क्रैप कर दिया जाए, विच इज ऑल्सो नॉट इम्पॉसिबल, पॉसिबल ऑफ कोर्स। इनका कहना है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, आप उसका यूज करिए, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस तो जो है पुअर लोगों को भी नेगेटिव इंपैक्ट करते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो रिग्रेसिव टैक्स होते हैं। इनका कहना है कि लिबरल प्रिंटिंग करिए आप करेंसी की, पैसा छापिए दबा के। हालांकि इससे इन्फ्लेशन आएगा, लेकिन इनका कहना है कि इन्फ्लेशन को आरबीआई कंट्रोल कर सकता है। तो ये कुछ रेडिकल आइडियाज इन्होंने दिए हैं, और जो कि प्रैक्टिकल तो नहीं है खैर, बट दिए हैं तो हम लोगों ने बात कर ली है इसके बारे में। तो इनका कहना है कि सरकार के पास कोई ऐसा माइक्रो इकोनॉमिक गोल नहीं है, सरकार सिर्फ लिप सर्विस करती है और अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से जनता के सामने नहीं रखती हैं, ट्रांसपेरेंसी उनके अंदर नहीं होती है, ऐसे इन्होंने यहाँ पे कहा है। मार्केट सिस्टम इज नॉट फ्री फॉर ऑल। यस, इन्होंने ये भी कहा कि भैया हम जो रेवड़ी कल्चर देते हैं, फ्री में सामान देते हैं, अनाज देते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा भी इनका कहना है। मार्केट सिस्टम कैपिटलिज्म को ये सपोर्ट करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। कैपिटलिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप सब चीजें फ्री कर दीजिए और सरकार का जो कंट्रोल है बिल्कुल खत्म कर दीजिए, इनका ऐसा कहना नहीं है। इनका ऐसा कहना है कि सरकार सिर्फ रेगुलेट कर सकती है, करे, ठीक है, सरकार सिर्फ रेगुलेट करे, फैसिलिटी प्रोवाइड कराए, प्राइवेट सेक्टर जो है उसको अपना काम करने दीजिए, ताकि मार्केट फेलियर ना हो। मतलब आप सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो मार्केट फेलियर वाले केस से बचने के लिए थोड़ा सा आप गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि इनका ये कहना है कि जब ये चीजें इंट्रोड्यूस की जाएंगी, जीएसटी को हटा दिया जाएगा, पर्सनल इनकम टैक्स को हटा दिया जाएगा, कुछ टर्मोइल होगा ऑफ कोर्स, जैसे रशिया के अंदर हुआ 1991 के बाद, लेकिन धीरे धीरे इकोनॉमी अपने आप को सेटल डाउन कर लेगी, ऐसा इनका कहना है। अब भाई इनके कहने पर, इनके सोचने पर तो हम लोग सब ये नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, राइट। जो लॉस मेकिंग कंपनी है उनको बेच दीजिए, पब्लिक सेक्टर में खासकर जैसे एयर इंडिया को हम लोगों ने बेच दिया। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रस्टीशिप होनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। बाकी इनके कुछ रेडिकल से आइडियाज होते हैं जो काफी प्रैक्टिकल भी नहीं होते हैं बहुत बार, लेकिन मजबूरी में मुझे एडिटोरियल आज करना पड़ा है, क्योंकि दूसरा एडिटोरियल तो मुझे और भी खराब लगा, उसमें मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। और इसके बारे में हम लोग काफी डिस्कशन भी कर चुके हैं पहले, और तो कुछ खास आज था नहीं, तो ये करना पड़ा है। बाकी इनकी जो आइडियाज हैं वो प्रैक्टिकल ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में हमें आना चाहिए चीजों के बारे में। तो आज के लिए तो इतना ही था आज के लिए, आई थिंक और कुछ है नहीं। हाँ, आपकी सेल्फ स्टडी के लिए एक आर्टिकल डाला है, जो आपकी सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आर्टिकल हमारे पास था, तमिलनाडु टू मूव टॉप कोर्ट एज कर्नाटका रिफ्यूजेस टू शेयर कावेरी वाटर। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट को लेकर एक आर्टिकल दिया है, जिसके अंदर मैंने थोड़ा आपको कंटेंट डाला है, जिसमें बताया गया है कि भैया हमारे देश में कौन कौन से ट्रिब्यूनल अब तक बनाए गए हैं, कौन कौन से साल में वो बने थे, और उनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, थोड़ा सा टेबल आपको दिया गया है। कावेरी रिवर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, उसका रूट वगैरह देख सकते हो। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात करते हैं, जैसे आर्टिकल 262, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कानून भी बनाया 1956 में, रिवर बोर्ड एक्ट। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आज के लिए तो इतना ही था, एक दो एडिशनल आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, बाकी इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।